नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10। दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सीजन 10 में। आज इस सीजन का 17th सेशन हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और 16 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अब ये सफर ज्यादा दूर नहीं है, 24 ऑथर्स आपसे मिलेंगे और 17th सेशन पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब सिर्फ गिने चुने ऑथर्स ही बचे हैं जो आपसे बातचीत करेंगे इस सीजन के दौरान। आई एम श्योर आपने सारे सेशंस अटेंड किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो हमारे सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल पर ये सारे सेशंस आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेंगे। आप वहां पर वापस जा सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं और इन सारे सेशंस को दोबारा से सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके कमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी टॉपिक्स में, अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर क्या सोच रखते हैं, कलेक्टिवली हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, ये जरूर हमें पता होना चाहिए और हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। तभी हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के ऑथर और आज की किताब के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हमारी ओरल हेल्थ के बारे में। और ओरल हेल्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन एक इग्नोर टॉपिक रहा है हमेशा से। हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा फील्ड है कि ओरल हेल्थ के बारे में आप अवेयर रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से अलग सेक्टर्स, अलग जो अदर सेक्टर्स हैं, फील्ड है हमारी हेल्थ के, वो सभी इंपॉर्टेंट है, हमारे ओरल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ को लेकर के, आज हम इसके बारे में डीप डाइव करने वाले हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। तो इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज के ऑथर एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन ओरल पैथोलॉजी, लेबोरेटरी मेडिसिन, मेडिको लीगल सिस्टम्स और हेल्थ केयर मैनेजमेंट तक फैली हुई है। इन्होंने इंडिया के डायग्नोस्टिक्स इकोसिस्टम में कई इनिशिएटिव्स भी किए हैं, और जैसे कि कॉप एमडी, पॉप एमए, इसके अलावा कई डायग्नोसिस्ट और एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स, 91 प्लस रिसर्च पब्लिकेशंस, 19 टेक्स्ट बुक्स और मल्टीपल पैटर्न्स के साथ वे ओरल पैथोलॉजी को नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम में सही पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद में आज की किताब का भी इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज की किताब होने वाली है बियॉन्ड द माइक्रोस्कोप। ये एक रेवोल्यूशनरी किताब है जो बताती है कि ओरल पैथोलॉजी सिर्फ माइक्रोस्कोप तक सीमित नहीं है। ये इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का एक अनदेखा लेकिन बेहद जरूरी पिलर है। ये किताब डायग्नोसिस एक्सीलेंस, ओरल कैंसर, मेडिको लीगल सिस्टम, डिजिटल पैथोलॉजी, रिसर्च, पॉलिसी रिफॉर्म और इसके साथ साथ में फ्यूचर रोड मैप को सरल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करती है। ये किताब हर क्लिनिशियन, हर एजुकेटर, हर पॉलिसी मेकर और स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट गाइड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर डॉक्टर भुवन नागपाल जी। नमस्कार भुवन जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए।
आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ भुवन जी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का जो आपने टॉपिक चुना है अपनी किताब के लिए और जिस पर आपकी एक्सपर्टीज है, ओरल हेल्थ, इसके बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? मैम अ, जो बहुत अच्छा लग रहा है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया कि बिकॉज़ ये पॉडकास्ट या ये जो शो है मैम मेरे लिए एक इंटरव्यू से बढ़कर है। ये एक मीडियम है जिसकी थ्रू मैं अपनी बात को दुनिया के सामने रख सकता हूँ। और जो ओरल पैथोलॉजिस्ट के लिए जो काम हम कर रहे हैं या जिस चीज का प्रयास कर रहे हैं तो उसको कॉमन लोगों तक पहुंचाना ये मेरा एक जी। उद्देश्य है। तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो और मच भुवन सर। हमें इस बात की खुशी है कि ये इस टॉपिक पर बात करने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है और यहाँ पर आप नॉर्मल पर्सन से, कॉमन पर्सन से उनसे बात करना चाहते हैं और उन तक ये अवेयरनेस को फैलाना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है। तो हमें अच्छा लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देगा इस काम के लिए, इस आपके इस नोबल काम के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे इस प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए। सो नाउ मैंने आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए थोड़ा, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैम मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ। हिसार अ, एक ठीक एक अच्छा सिटी है हरियाणा प्रदेश के अंदर। जी। और वहां से आता हूँ मैं। और तो मेरी जो शुरू की पढ़ाई है वो हिसार में ही रही है। उसके बाद मैंने मैम बीडीएस किया मैंने फरीदाबाद मानव कृष्ण डेंटल कॉलेज से। और आगे इच्छा थी कि और पढ़ाई करनी है तो मैंने ओरल पैथोलॉजी में मेरा शुरू से ही काफी मन था कि इसमें मैं कुछ करूं। अ, और कोई सेकंड थॉट नहीं था उसके लिए। तो मैंने उस चीज को परस्यू किया। उसके बाद एक ये था कि जनरली जो एमडीएस ओरल पैथोलॉजी कर लेते हैं वो सब जने टीचिंग प्रोफेशन में ही चले आते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब टीचिंग का मेरा भी पैशन था। लेकिन मैम ओके। समय के साथ चीजें बदली। तो आपको भी हुँ। पता है कि हर चीज का एक डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो उतनी वैकेंसीज और उतनी ऑप्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज या जो सैलरी ट्रेंड्स थे वो काफी बदले। तो इसलिए ये सोचा कि क्यों ना कुछ इसी ब्रांच में आगे कुछ इनोवेटिव या कुछ देखा जाए। तो जबकि ब्रांच तो बहुत सालों से है, मतलब 1960 से है इंडिया के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अंडर वैल्यू रही। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद मैम जब मैं आया तो मैंने देखा कि सिग्नेचर्स के लिए मुझे रोका गया कि ये कह के कि भाई आप डेंटल बैकग्राउंड से हो, जबकि एमबीबीएस और बीडीएस का एग्जाम नीट एक ही होता है और वो लोग सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो क्यों एक चीज को कि जो डेंटल बैकग्राउंड से आ रहा है डॉक्टर तो वो भी है, आप मुंह और हुँ। दांत को कभी अलग तो नहीं रख सकते ना। तो जी, ये एक जी। बड़ी धारणा वो रही। तो उसके लिए मैंने प्रयास करे। मैंने काफी आरटीआई काफी कुछ किया। तो लीगल उसमें जो एक लड़ाई थी, तो फिर मैं लॉ भी करी, बायोकेमिस्ट्री भी किया, एमबीए भी किया और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता हूँ मैं। और सेंटर फॉर ओरल पैथोलॉजी एंड मैक्सिलोफेशियल डायग्नोस्टिक्स है जो पर्टिकुलरली ओरल कैंसर और ओरल पैथोलॉजी की रिपोर्टिंग के लिए है। फिर 2023 में मैंने पोपमा जो एक सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है, प्रैक्टिसिंग ओरल पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन, उसकी स्थापना करी। और उसके साथ हमारे साथ देश भर से अलग अलग प्रदेश से मेंबर्स जुड़े। तो ऑलमोस्ट वी हैव मतलब हमारे पास 21 से ऊपर स्टेट से मेंबर्स हैं। तो 150 ओके। मेंबर्स हैं अभी। तो हम हुँ। इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि ओरल पैथोलॉजिस्ट को वो रिस्पेक्ट और वो दर्जा मिले जो वो डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज इतने समय में वो चीज कहीं लुप्त हुई और वो एक ट्रेंड में है, तो वो एक धारणा के लिए काम करना शुरू किया। तो जी, ये एक जर्नी जी है, भुवन जी। एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से एक डेंटल सर्जन से होते हुए एक लीगल तक आया जो है। तो ब्यूटीफुल। भुवन सर, आपकी जो जर्नी है एक्चुअल में इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने
जिस लेवल से शुरू किया और जिस सोच को लेकर के आप आगे आए, और आई एम श्योर आप सक्सेस भी पा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं इस कदम को लेकर, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, और वो जो धारणा की बात आप कर रहे हैं वो भी चेंज हो रही है कि एक्चुअल में जो डेंटिस्ट है, जो डेंटल फील्ड के अंदर काम करते हैं, वो भी इक्वली डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, वो रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही बात। भुवन जी, इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर ऑथर से उनके व्यूज जाने रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स के बारे में। मैं आपके व्यूज भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिलता है इस जर्नी में। आपको कितना सपोर्ट मिला इन हैबिट्स के थ्रू आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में, रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू? मैम, बहुत सपोर्ट मिला। ये रीडिंग तो मेरी हॉबी भी रही है और मैं आज तक भी पढ़ रहा हूँ। तो आज मैं 38 इयर्स का होने जा रहा हूँ, तो अब तक मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ, अब भी आगे भी पढ़ रहा हूँ। तो एक इस चीज का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब आप चीज पढ़ते हो तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है और आप कुछ जो भी तथ्य आप पढ़ते हो तो आप उन पे सोचने पे मजबूर होते हो। ये मेरे टीचर्स ने बताया कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसमें आप ये जरूर रखो कि उस पे मनन करो, उस पे ध्यान करो और उस पे सोचो कि वो क्या चीज है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। ये आजकल के युवाओं के लिए भी है जो टीवी या मोबाइल के माध्यम पे रहते हैं। वो एक चीज ठीक है, लेकिन किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और लिखना जो है, क्योंकि मैं खुद एक पैथोलॉजिस्ट के रोल पे हूँ तो रिपोर्ट लिखनी होती है, तो वो जी। जो है, और मेडिको लीगल में भी आया या जो लॉयर वाले में भी आया, तो पढ़ना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना और फिर लिखना, तो इसीलिए इस चीज का बहुत रोल रहा है। और फिर मैं पब्लिकेशंस में भी था, मैंने इससे पहले भी काफी रिसर्च आर्टिकल्स और ओके। बुक्स लिखी हैं, लेकिन वो एकेडमिक बुक्स थी। ये मेरा एक पहला नोवेल फॉर्म में जो होगा, ये पहली ओके। है उस। भुवन जी, अगर हम इस किताब की बात करें, जिस किताब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस किताब की जर्नी कब शुरू हुई? कब आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे इस टॉपिक पर बुक लिखनी है, और कितने समय हो गया इसको प्रोसेस में आए हुए? देखिए मैम, मैंने 2019 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मैं इससे पहले भी अच्छा। कुछ पॉडकास्ट और कुछ इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। तो वो ओरल पैथोलॉजी के बारे में था और वो काफी लोगों ने पढ़ा उसको। तो मेरे पास देश भर से काफी ईमेल्स आए कि कुछ स्थिति के अंदर कुछ होना चाहिए, जो कि ओरल पैथोलॉजिस्ट की स्थिति को लेकर था, कि जो ज्यादा अच्छी नहीं थी देश में। तो ये सोचा कि चलो हम इसके लिए कुछ करेंगे, तो एक आर्टिकल से शुरुआत हुई। फिर बीच में समय उतना नहीं लग पाया, लेकिन एक ये जहन में कहीं ना कहीं चीज थी कि इस पे मुझे कुछ आ, लिखना है। मतलब अपनी ओरल पैथोलॉजी पे कोई नॉवल अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उस पे कोई चीज अच्छी लिखनी है। तो उस पे मैंने 1 साल से फिर काम शुरू किया। और तो सारे जो तथ्य थे इतने समय में इकट्ठे किए हुए, क्योंकि मैं 2015 से सिस्टम के साथ फाइट कर रहा था, काफी मैं लेटर्स भी लिख रहा था, तो वो सब चीजें मैंने कंपाइल करी और फिर जो है उसके अंदर मैंने उस हिसाब से उन सब तथ्यों को प्रेजेंट किया और एक सॉल्यूशन के साथ आए कि क्या समस्या है और कैसे हमें उसको करना है, उसका समाधान कैसे करना है। तो जी। ये लगभग इसमें 1 साल का समय में मान के चलिए कि जो पिछला वो हुआ है। लेकिन 2019 कहीं जो स्पार्क था वो 2019 का था। और मीनवाइल जो मेरे बीच में पोकमा बना, तो पोकमा 2023 में बना। तो पोकमा के साथ भी लोग जुड़ते चले गए, तो तब भी एक माइंड में आया कि कुछ ना कुछ कोई चीज होनी चाहिए कि जो लोगों को कल को इंस्पायर। और ये एक ऐसा है कि अगर कोई कहानी आप नहीं लिखेंगे तो कोई और लिखेगा, और हो जी। सकता है कि उसका नजरिया कुछ और हो। तो इसीलिए जी। यही सोचा कि अपने जीवित कार्यकाल के अंदर तो मुझे ये काम करना है। तो जी, बिल्कुल। इसीलिए। अपने आप में ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अपनी लाइफ टाइम में हम एक किताब तो लिखें, और शायद इसके बाद हम हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं, हम और भी लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। भुवन जी, इस किताब के पीछे किसने आपको सपोर्ट किया, गाइड किया या मोटिवेट रखा? किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट के भागीदार तो बहुत सारे जने हैं, मेरे सब ओरल पैथोलॉजी फ्रेटर्निटी पूरी। जी। डॉक्टर अनीता बोर्जिस मैडम,
डॉक्टर दिनेश दफ्तरी सर, डॉक्टर अनीता बोर्जिस मैम जो है अभी कुछ ही वक्त पहले 18 सितंबर को मैडम गुजर गए। उनका मैम का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैं उनके स्लाइड सेमिनार्स में जाता था। मैम जनरल पैथोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो हेड एंड नेक और ओरल कैंसर पे काफी उन्होंने काम किया जो है। और अच्छा। डॉक्टर दफ्तरी सर से भी मैं 3-4 वर्ष पहले ही उनके संपर्क में आया, और सर जो है वो इंडिया के पहले पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन है। ही इज एट दिस मोमेंट 90 इयर्स ऑफ एज। और बाकी सब जने मेरी परिवारजन, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, जिन जिन लोगों का समय मैंने उनको ना देकर इस किताब पे दिया, जिनका और समय चुराया है आपने। और बाकी जी। जो डॉक्टर आरुषि मैम हैं, तो इनसे काफी लिखने के काफी तरीके पता चले, और बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एक जी, अगली बिल्कुल। बुक पे भी काम शुरू है, तो वो सब चीज भी बात करेंगे। ओके। सो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम भुवन सर की किताब के साथी से बातचीत करें। सो उनके व्यूज भी जाने। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर आरुषि जी को। हाय डॉक्टर आरुषि, कैसे हैं आप? नमस्ते, बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू आरुषि, आपका भुवन फॉर गिविंग स्वागत है इस प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर भुवन से। इनकी किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर के आपका क्या कहना है? ये मैं भुवन को जानती हूँ थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन जो भुवन ने खुद शुरू की है, उपमा करके, जिसमें सारे ओरल पैथोलॉजिस्ट जो इंडिया के हैं उसको यूनाइट करने की कोशिश करी है, जो प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बोला था कि अभी तक ओरल पैथोलॉजी के लोग सिर्फ टीचिंग ब्रांच में थे, और मैं तो काफी सीनियर बैच की हूँ और मैंने देखा हुआ है गोल्डन एज ऑफ ओरल पैथोलॉजी से डाउन टू द बेस ऑफ ओरल पैथोलॉजी। तो मैं हमेशा ही मेरे ओरल पैथोलॉजी फील्ड का क्या होने वाला। नाउ बीइंग अ फीमेल वी हैव लॉट्स ऑफ अदर रिस्पांसिबिलिटीज इन लाइफ आल्सो, तो उसी में कहीं पर रह जाता है। फिर आई वुड से लवली 2 इयर्स बैक, 1.5 इयर्स बैक, जब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। फिर उसके थ्रू मेरी जान पहचान भुवन से हुई, ज्वाइन किया। फिर हमारे कॉमन थिंकिंग ग्राउंड्स की क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं कर रहा है, जो उसने इतनी मेहनत से करा है, बहुत बहुत स्टेप्स उठाए हैं जो शायद अभी तक हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाई थी, कर पा रहे थे। तो एक बहुत मोटिवेशन एक सोसाइटी को मिला है। मैंने देखा जब 50 मेंबर्स से कम थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, और आज 150 से ज्यादा हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं साथ में। तब इसको जाना है हम क्या करते हैं, और इनकी राइटिंग स्किल्स के बारे में पता चला। इन्होंने एक हिस्टोपैथोलॉजी पे किताब लिखी थी जिसमें उसने मुझसे पूछा कि आप फॉरवर्ड लिख सकती हैं, तब मुझे पता चला था कि ये लिख भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। तो बीइंग पैथोलॉजिस्ट और एकेडमिक में रहते हैं तो हम लोग को लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ये सब का तो हम लोग को ज्ञान जी, होता ही है, बट बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरी एब्सोल्युटली। जर्नी उनकी बुक्स के साथ उस लैब डायग्नोस्टिक किताब के ज़रिए शुरू हुई, जब मैंने देखा कि ये कैसे लिखते हैं, और तब से छोटी-मोटी राय देती रहती हूँ इनको। ओके। सो आरुषि, आपको क्या लगता है कि ये जो किताब है, ये किताब कितना इम्पैक्ट डालेगी सोसाइटी पर, लोगों की थॉट की प्रोसेस के ऊपर कितना असर डाल सकती है? Shally, I would say कि ये किताब इज लाइक ना, इट्स अवेकनिंग फॉर द डेंटल सोसाइटी पर से, कि हमारे ओरल पैथोलॉजी का क्या है ज्ञान, वो, और हमारे एज डेंटिस्ट हम क्या सोसाइटी को सब रोल, हमारा एज डेंटिस्ट क्या है, एज ओरल पैथोलॉजिस्ट हम लोग कैसे, क्या फ्रेटर्निटी का हमारा रोल क्या है इसमें। तो हम लोग को काफी, मतलब कई जगह तो मैं कहूँ कई मास्टरों में तो डेंटिस्ट को डॉक्टर ही नहीं माना जाता। मैं तो उस लेवल से शुरू करूंगी कि बच्चों को भी तो डेंटिस्ट्री वुड बी अ सेकंड चॉइस। उसके बाद हमारी ब्रांच ये सब करते हुए तो एक अपलिफ्टमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी पर से इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैकग्राउंड ऐसा है उसमें, तो एक जागरूकता का विषय है ये। एब्सोल्युटली। आरुषि, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भुवन जी को? कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमेशा इसको कहती आ रही हूँ कि बहुत अच्छा काम करता है, हम सब इसके साथ हैं, और ईश्वर करे ऐसे ही काम करता रहे हमारी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, जो दिन रात कोई, मतलब मुझे तो कभी लगता है कि आराम भी करता है कि नहीं करता है इसका इनमें।
सिर्फ एक नहीं, जो हमारी साइनिंग अथॉरिटीज, हमारा टोटल ब्रांच के लिए जो ये काम कर रहा है, हम सबको एकजुट लेकर आ रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। और इसके जी रास्ता इतना आसान नहीं है, जो हम देख रहे हैं, हम लोग साथ में हैं, इसको ऊपर नीचे बहुत सामने से चीजें मिलती हैं, सुनना पड़ता है, और तब भी ये बिल्कुल काम निडर होके काम करता जा रहा है। सबसे बड़ी तो आपको सोसाइटी में हर चीज़ बिल्कुल परोस के नहीं मिलेगी, और स्पेशली जब आप एक नया काम कर रहे हैं, तो जिसने भी नया काम किया उसको कुछ-कुछ थाली में लगा के नहीं मिला, उसने बिल्कुल सब कुछ ग्राउंड ब्रेक करके किया है। तो उस चीज़ में मैं कहती हूँ कि भगवान ईश्वर उसको हमेशा सफलता देता रहे इस चीज़ में, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो हमारी पूरी सोसाइटी के लिए कर रहा है। तो एक भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो बस मेरी शुभकामनाएँ इसके हर वेंचर के साथ हैं। थैंक यू मैम। आरुषि, थैंक यू सो मच आपकी काइंड वर्ड्स के लिए और इस शुभकामना के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी और हमसे अपनी बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, सो नाउ भुवन जी, अब हम आपकी किताब के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे कि आप इस किताब में क्या कुछ नया लिख रहे हैं और हमारी ऑडियंस को क्या कुछ जानने को मिलने वाला है इस किताब के माध्यम से। प्लीज बताइए। मैम, इसमें बुक जो है, मैं इसमें ओरल पैथोलॉजी की हिस्ट्री से, कि ओरल पैथोलॉजी पास्ट क्या था, कैसे इवॉल्व हुई इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और अभी करंटली क्या सिचुएशन है, और आगे क्या हम फ्यूचर स्टेप्स ले सकते हैं। फिर Okay. कि डायग्नोस्टिक एक्सीलेंस ओरल पैथोलॉजी के अंदर कैसे हो। वैसे देखिए, ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पूरा वर्ड है, या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। बेसिकली मुंह खाली नहीं है, ये फेस हो गया, गला हो गया, ये सब पार्ट ओरल पैथोलॉजी के अंडर आते हैं। फिर ओरल कैंसर को लेकर कि ओरल कैंसर डायग्नोस्टिक्स में कैसे काम करें, लैब को एस्टेब्लिश करना, लैब को चलाना, उसके बारे में क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लैब चलाने के अंदर, और दूसरा क्या क्या स्ट्रक्चरल लैप्सेस हैं हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर, और दूसरा कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो जो हैं, जो काम कर रही हैं, या क्या मॉडल हम यूज करें फोरेंसिक को लेकर, फिर डिजिटल पैथोलॉजी को लेकर। तो यही इन सब एस्पेक्ट्स पे मैंने बात करी है, और एक अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि भाई ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है उनको भी जाए, और जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन तक भी जाए, क्योंकि ओरल पैथोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं पता। जैसे अगर मैं, आप खुद सोचें कि आपने जब ये वर्ड सुना होगा, तो पैथोलॉजी वर्ड तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या ओरल पैथोलॉजी भी कुछ होता है? तो एक बार तो आपने विचार किया होगा कि ये क्या चीज है। तो ये जी एक जी बड़ी कॉमन सी चीज देखने को मिलती है जब उनको बताते हैं कि मैं ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो तब उन लोगों को समझ में आता है। तो इस पार्ट पे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा यही बात है कि सबसे ज्यादा जो समझाने की कोशिश करी है कि ओरल पैथोलॉजी जो है, क्योंकि हम इंडियन सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पे तंबाकू, गुटखा, इन सब का प्रयोग काफी ज्यादा है। तो ओरल कैंसर के अंदर कैसे रोल है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और जैसे जैसे हमारा इशू आगे बिल्कुल। बढ़ेगा। तो इन जी सब जी भुवन। एस्पेक्ट पे मैंने बात करी है, तो थोड़ा टेक्निकल होने जा रहा है इसके अंदर कि कैसे रहेगा, क्योंकि एक सीरियस इशू के ऊपर है ये बुक जो है। तो आई एम श्योर। ओरल आई एम श्योर। पैथोलॉजी डोमेन को ही पूरा डिस्कस किया है, कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि हम किस तरीके से इस ब्रांच को, तो मेजरली डॉक्टर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे, या जो कोई कैंसर की अवेयरनेस में काम कर रहा है, या जो जो नए नए विषयों में जानकारी रखने का के इच्छुक होते हैं, तो उन लोगों को भी ये बुक पसंद आएगी। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भुवन जी से, और आज की जो बातचीत है वो ओरल पैथोलॉजी, ओरल हेल्थ केयर, इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और आज के सेशन में हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं, इनका कहना है, और इन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि कितना जरूरी है कि एक ओरल जो डेंटिस्ट है, जो ओरल हेल्थ केयर पर्सन है, इसका जो कंसर्न पर्सन है वो इक्वल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन रखता है जितना कि अदर डॉक्टर्स रखते हैं। 2-3 पॉइंट्स इस किताब में इन्होंने मेंशन किए हैं, और हम
इस सेशन में भी उनसे सुनने को हमें मिल रहा है कि कई सारी ऐसी धारणा है, कई सारी ऐसी भ्रांतियां, मिसकंसेप्शन है लोगों में कि जो ओरल स्पेशलिस्ट ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो एज ए डॉक्टर ना कह के उनको सिर्फ डेंटिस्ट की रिकग्निशन दी जाती है, अदरवाइज अदर्स जो है वो डॉक्टर्स होते हैं। जबकि एक्चुअल में बात ये है कि क्योंकि जो हमारा ओरल हेल्थ है, हमारा जो फेस है, हमारे दांत हैं, ये सब हमारे बॉडी पार्ट का हिस्सा है। तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके सोल्यूशन के लिए भी हम डॉक्टर को ही बुलाते हैं, किसी अदर पर्सन को नहीं बुलाते। तो जो पर्सन आएगा वो भी इसका इलाज ही करेगा, दैट इज ऑल्सो डॉक्टर। इसके साथ साथ में ओरल पैथोलॉजी को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसके साथ इस फर्टिलिटी को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं जिसके लिए उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और इसमें काफी कुछ सक्सेस भी पाई है, इन सब के बारे में हम मिलकर के आज बातचीत करने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस रखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप वहां पर जाकर हमारे लिए कमेंट्स, हमारे लिए नहीं बल्कि अदर जितने लोग आपको सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आप उनके लिए भी कमेंट जरूर कीजिए। सो भुवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने बात की कि कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना कुछ है इसमें, क्वेश्चन है आगे काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन एक मेन बात इसमें आती है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन के लिए मैं क्वेश्चन पूछूं तो उनकी तरफ से ये क्वेश्चन हो सकता है कि ओरल पैथोलॉजी को इतना अंडर वैल्यूड तो माना क्यों गया है, किस रीजन से, और इसको मेन स्ट्रीम में लाना क्यों जरूरी है। इस पर भी आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। मैम इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि ओरल पैथोलॉजी को अंडर वैल्यू जो बात है वो कुछ तो हमारी खुद की फ्रेटर्निटी ने ही किया है। अच्छा। हाँ, ये मैं काफी बड़ी बात बोल रहा हूँ क्योंकि ओरल पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है मैम, ये 9 ब्रांचेस में से एक सब्जेक्ट है जो कि बीडीएस के बाद करते हैं। और जो बीडीएस में किया जाता है उसकी डिग्री दी तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी दी जाती है, लेकिन खाली डेंटल नहीं होता, एक टूथ नहीं है वो। आप पूरा ओरल कैविटी, पूरा मैक्सिलोफेशियल रीजन, उस सब के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जब एक पूरा आपका हेड जो पड़ा है उस रीजन के अंदर, ब्रेन को छोड़ दीजिए, तो क्या उसके बिना जीवन संभव है? किसी भी हालात में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस बात को जानते हैं। तो क्या होता है कि पहले तो कहानी ये शुरू होती है कि आपने बीडीएस किया तो ही लोग आपको ये बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग डेंटिस्ट समझते हैं, कुछ डॉक्टर नहीं यूज करते। तो उसमें क्या है कि वो एक उन लोगों को लगता है कि शायद इनको बाकी चीजें नहीं है। जबकि अगर आप करिकुलम देखें, नीट से एडमिशन दोनों ब्रांचेस में होता है और पहले 3 साल सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जो है डेंटल की स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स आते हैं और वो उसमें एक स्पेशलाइज्ड होके जाते हैं। तो एमडीएस जो करता है उसमें आगे 9 ब्रांचेस हैं, उन 9 की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की डिटेल में जाऊंगा। उसके अंदर क्या है कि इस ब्रांच को इसीलिए अंडर वैल्यू किया गया क्योंकि लोग ये समझते थे कि इनका और कोई स्कोप नहीं है, ये सिर्फ टीचिंग ही कर सकते हैं। उसके अंदर क्या हुआ कि हमारे खुद की फ्रेटर्निटी के लोग जिन्होंने कर रखी है उन्होंने भी एक डिमोटिवेशन रखी कि नहीं, इसमें तो सिर्फ यही होगा और कोई काम नहीं। इतने बहुत समय से कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स नहीं थे जो कि ओरल पैथोलॉजी की स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इसको वो अंडर वैल्यू, वो रिस्पेक्ट या वो डोमेन नहीं मिला जो कि इसको मिलना चाहिए था। कि जब तक आपकी टीचिंग में कॉलेजेस ठीक थे, अब समय ये आया कि कॉलेजेस बहुत बढ़ गए डिमांड सप्लाई के हिसाब से, और जो इस सब्जेक्ट के अंदर पीजी कर रहे थे तो वो लोग ज्यादा हो गए और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि, और दूसरा क्या होता है कि अब डेंटिस्ट के पास जो एक धारणा ही है कि भाई वो तो फिलिंग करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, स्माइल करेंगे, लेकिन उसके पीछे की जो चीजें हैं कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसी कोई बीमारी के कोई साइंस आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैं ये भी बताऊं कि मुंह के अंदर हर बीमारी के साइन आपको दिखते हैं। आप जैसे डॉक्टर पल्स पकड़ के ये बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपने वैद्य देखे हो पुराने टाइम में, तो ऐसे ही मुंह में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आप ये भी बता सकते हो कि इनको किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे वो डायबिटीज है या और कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं या कोई कैंसर है। तो जो
बेसिकली जो मुंह की टोटल बीमारियों में जाता है, क्योंकि एक तो इस सब्जेक्ट में पढ़ना बहुत पड़ता है, तो जो उसकी डेप्थ में जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बिना कोई भी ट्रीटमेंट भी संभव नहीं है। अगर बीमारी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो जी, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जब बिल्कुल। बनेगा तब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इंडिया में क्या है कि हर चीज जो ग्लैमराइज्ड है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो हुँ, चीज हुँ। पे कहीं ना कहीं पैसा कम था, कहीं पैसे की कमी इसमें दिखी, तो इसीलिए इसको अंडर वैल्यू कर। तो सही जी, मायने में सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उसकी वैल्यू हमें ही बनानी है। अब उसका बेड़ा उठाया है तो उसमें कुछ काम कर रहे हैं। पहले अपने आप को सक्षम बनाया और तभी बाकियों के लिए आगे चले। तो ये एक बहुत एब्सोल्युटली। बड़ा जी। भुवन जी, आपने ओरल कैंसर के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च वर्क किया है, आप उस पे काम भी कर रहे हैं। तो अब आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए प्लीज़ कि ओरल कैंसर के रीज़न क्या है या किस वजह से होता है या फिर इसमें कैसे आप इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं? थोड़ा बहुत जो इसकी बेसिक जानकारी है, वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। बिल्कुल। देखिए, ओरल कैंसर जो है इंडिया में 30% जो भी मैलिग्नेंट कैंसर्स हैं, या कैंसर मैलिग्नेंट ही होता है, जो भी कैंसर्स हैं 30% उसमें ओरल कैंसर है। अगर हम मेल्स में पहला हम देखते हैं कि लंग कैंसर है, तो सेकंड नंबर पे ओरल कैंसर है। और ओरल कैंसर के अंदर भी बहुत सारे हैं कि आपकी थूक बनाने वाली ग्रंथि, जिनको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, या लिम्फ नोड्स हुँ, हो गई, या टंग पे हो गया, या बकल म्यूकोजा पे हो गया। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है तंबाकू। तंबाकू का सेवन, खैनी, गुटखा, जो कि सुपारी के साथ मिक्स्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आप देखते हुँ, हैं ना, हुँ। जी, आजकल टीवी पे ब्रांड्स के नाम भी आते हैं, वो मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जी, जी। वो सब जो है मुंह का कैंसर करते हैं। और हुँ, उसके सिम्टम्स जो हैं, एक ओरल पैथोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से पकड़ सकता है, क्योंकि मुंह में किसी भी सफेद या लाल रंग के छाले होना, धब्बे मिलना उनके, सफेद पपड़ी जैसी चीज आना, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, तो वो ओरल पैथोलॉजिस्ट उसको पकड़ सकता है, उसकी रेलिवेंट जगह की बायोप्सी कर सकता है। बायोप्सी करके उसकी स्लाइड बन के आती है, ब्लॉक और स्लाइड आता है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप में जांचते हैं और बता सकते हैं कि ये आपका कौन सा ट्यूमर है और किस स्टेज पर, कौन सी वैरायटी का ट्यूमर है और कहाँ। अगर ये चीज हो तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, जो इनिशियल स्टेजेस में हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये एक जी। बहुत बड़ा रोल है ओरल पैथोलॉजिस्ट का, इसको नकारा नहीं जा सकता किसी भी। और 90% जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो जैसे ही कोई भी इस तरीके का केस वो अनुभव करते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि कोई लाल है या कोई स्वेलिंग है या कोई वाइट तरीके का है, तो वो उसको डायरेक्ट रेफर करते हैं। उसकी जगह मैं ये कहूंगा कि एक ओरल पैथोलॉजिस्ट को जरूर संपर्क करें, उस पेशेंट को रेफर कीजिए वहां, और फिर वो ओरल पैथोलॉजिस्ट आगे अपने फर्दर कैंसर सेंटर है या जो भी डायग्नोसिस करके उसको सही जगह उसका निदान वो करा सकता है पेशेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। भुवन जी आज के टाइम में जैसा कि टेक्नोलॉजी सब जगह पर है और आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर एक क्षेत्र को, फील्ड को टेक ओवर कर लिया है। हर जगह पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका हमें सपोर्ट ही मिल रहा है, ये हमारी मदद ही कर रहा है आगे ग्रो करने में। ये जो सेक्टर है ओरल पैथोलॉजी का, इसके अंदर एआई का क्या रोल हो सकता है और हम क्या एआई को यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? मैम, इसका रोल ओरल पैथोलॉजी में भी आ चुका है और इस पे काफी स्टडीज और काफी रिसर्च हो रही है। दो तरीके से इसका यूज हो रहा है। एक तो ये है कि क्लिनिकली, कि जो जो क्लिनिकल पिक्चर्स हैं मुंह की, जो भी अलग अलग कैंसर्स की या अलग अलग स्वेलिंग्स की, तो उन हुँ, पिक्चर्स को लेके वो एल्गोरिदम बना रहे हैं और उसके अंदर फर्दर मशीन लर्निंग से जो है, ताकि आप कोई भी फोटो उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देगा कि ये क्या चीज है। तो वो ओके। सिस्टम को उस हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है, जो हुँ, आर्टिफिशियल हुँ। इंटेलिजेंस है। बाकी डिजिटल पैथोलॉजी का भी यही है कि जो हमारी स्लाइड्स होती हैं, वो स्लाइड्स पूरी स्कैन हो रही हैं, पूरी स्कैन होके आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास कोई यूके, यूएस या कनाडा से भी कोई मेरे पास स्लाइड्स भेजे तो हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और सेम चीज ऐसे ही है कि आप
इस चीज का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो कि कोई जना आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, आपने फोटोज क्लिक करी हैं, तो आप एक ओरल पैथोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हो, और आपको एक अप्रोक्सीमेट, अगर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी, कल को ऐसा एक एल्गोरिदम आ जाएगा और एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा कि आप जब वो फोटोज डालेंगे तो आपको बता देगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ संशय है, आप इसकी बायोप्सी करेंगे। तो डिजिटल पैथोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मेजर रोल है ओरल पैथोलॉजी में, और आने वाले समय में बढ़ेगा, इवन और हम तो हिस्टोपैथोलॉजी बहुत के अंदर। आई एम श्योर बहुत ईज़ी भी हो गया है हमारा काम, और बहुत सेफ्टी के पर्पज़ से भी देखा जाए तो वो सेफ्टी वैल्यू भी रखी जा रही है। हाँ, वो रखी जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो है एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उस डायग्नोसिस की लायबिलिटी कौन लेगा? कि अगर एक मशीन ने किया, जो चीज़ ओके, आप आज की डेट में जैसे देखते हैं बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर आपने कोई एक लेटर बनाना है तो आप लेटर तो बनवा सकते हैं, लेकिन आप एक डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उस डायग्नोसिस की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो उसके अंदर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी कि उसको, हुँ, वो आपको एक, आपके काम को सहायक है, आपके असिस्टेंट है, ना कि वो आपको असिस्टेंट, रिप्लेस राइट, करें। राइट, राइट। बाकी समय के गर्भ में क्या है वो तो वक्त पे ही पता चलेगा कि कैसे होगा। अभी तक का ये मेरा मानना है, और देखिए जो भी होगा, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। एब्सोल्युटली, दोनों ही तरह के प्रोस एंड कॉन्स हर एक फील्ड के अंदर है, एआई के भी है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर पाते हैं। सो भुवन जी, आपने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इस फील्ड में, जैसा कि डॉक्टर उनसे भी हमने बात की थी, आपके साथी से, जिन्होंने बताया कि इनिशिएटिव्स के माध्यम से आप अपनी जो फील्ड के लोग हैं उनको आप एक कर रहे हैं, उनको साथ खड़ा कर रहे हैं और इस फील्ड में और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप इनिशिएटिव्स के बारे में भी प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को, ये क्या है? देखिए मैम, इनिशिएटिव में ये है कि हम सबसे पहले ये चाहते थे कि भाई हमें जो भी लैब की रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर वो इक्वल दर्जा मिले, क्योंकि जो ब्लड की रिपोर्ट्स में साइन करना है या और हमारा डोमेन को बढ़ाना है, जैसे हम ओरल लीजन्स की तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जैसे ब्लड की, अब क्या होता है कोई एनीमिक है तो भी उसके मुंह में वो सिम्टम्स आएंगे। तो अब ये तो है नहीं, आपका जो ब्लड भी जा रहा है वो मुंह में भी सेम जा रहा है, पूरी बॉडी में सेम जा रहा है। तो हमें वो सब चीज की हमारे ट्रेनिंग, हमारे करिकुलम में है। तो सबसे पहले है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सब टेस्ट निर्धारित हों कि जिन पे हम अपनी लैब चला सके और हम रिपोर्ट दे सके। तो उसके लिए इनिशिएटिव सबसे पहले पोपमा पे काम शुरू किया कि प्रैक्टिसिंग ओरल पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट एसोसिएशन की स्थापना करी, जो कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा के अंदर, और मैं ही उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और उसके तहत हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो स्पेशलिटी ओरल पैथोलॉजी की प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करना है, और एमडीएस क्वालिफिकेशन जो ओरल पैथोलॉजी के अंदर ले वो साइनिंग अथॉरिटी बन सके। तो गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके तहत हमने काफी प्रोग्राम्स चलाए हैं, हम स्टडी क्लब्स भी कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट का काम भी कर रहे हैं, किसी को लैब एस्टेब्लिश करना है उसके लिए भी हेल्प कर रहे हैं। तो उसके तहत पूरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलती है वैसे ही एक काम हो रहा है। दूसरा मेरा मॉडल है सीओपीएमडी, वो है सेंटर फॉर ओरल पैथोलॉजी एंड मैक्सिलोफेशियल डायग्नोस्टिक्स। तो उसके अंदर जो है मैम, मैंने अपनी एक ये लैब बनाई जो कि ओरल पैथोलॉजी से रिलेटेड थी। तो वो एक डायग्नोस्टिक मॉडल है जिसको मैं इंडिया लेवल पर लॉन्च कर चुका हूँ, और एक ब्रांच उसकी पंजाब में है, एक हरियाणा में और एक है तेलंगाना में। तो जो अच्छा। भी नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उन लोगों की, उन सभी के लिए, मदद के लिए, कि ताकि उनको एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो चेन ऑफ लैब्स के अंदर काम कर सके, जो कि ओरल पैथोलॉजी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ओरल पैथोलॉजी प्रैक्टिस में सभी जने नहीं जा रहे थे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अपनी वजूद के लिए हम सभी को स्पेशलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए या किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके जी, अलावा हमने पोपमा के अंडर हमारी एकेडमी ऑफ ओरल पैथोलॉजी लैब मेडिसिन है, जिसके अंदर हम फेलोशिप और ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। तो जो भी नए ओके। स्टूडेंट्स हैं या जो ओरल पैथोलॉजिस्ट आके नई टेक्निक्स को सीखना चाहें, तो वो भी हम एक प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं। तो ऑलराइट। इन्हीं भुवन जी कुछ मेजर जी हाँ। इनिशिएटिव जो लिए हैं।
आप अपनी इस जैसे आपने बताया इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं और आई एम श्योर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे यंग लोग भी हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और मे बी बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। सो आप यंग जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे इम्प्रूव करें अपने काम को? देखिए मैम, मैं यंग स्टूडेंट्स को या यंग ओरल पैथोलॉजिस्ट को यही एडवाइस करूंगा कि वो सब्जेक्ट को पूरा दिल से और रिस्पेक्ट से उसको परस्यू करें और स्किल एक्वायर करें। जो उस सब्जेक्ट की मेन महारत है वो खाली किताबी ज्ञान में नहीं है, वो प्रैक्टिकलिटी में है। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ तो ही आपको विजिबिलिटी मिलेगी। मेरा एक ही मूल मंत्र रहेगा और उसके बाद अपनी डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो फर्स्ट प्रूव योर क्रेडिबिलिटी एंड देन अटेन योर डिग्निटी। बिल्कुल। सो भुवन जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं। तो मैं इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस क्विकली करने वाली हूँ, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आप तैयार हैं, हम शुरू करें? यस मैम। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी मैम ओरल पैथोलॉजी को अपने मुकाम पर पहुंचाना और एक स्वस्थ और पीसफुल जिंदगी बसर करना मैम। ओके। आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल? इमोशनल मैम। ओके। अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं आप वो नहीं होते तो क्या होते? तो मैं शायद एक आईएएस अधिकारी होता मैम। ओके। एज एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली कोई एक वैल्यू क्या है? लोगों के दर्द को समझना मैम। ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। ये बड़ा कठिन सवाल है मैम। ये सब ऑथर्स जिनसे मैं पूछती हूँ वो 2 सेकंड के लिए एक बार शांत हो जाती है कि हम क्या बोले, ये होता है। परफेक्शनिस्ट मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये सेगमेंट यही फिनिश होता है और आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर चुकी है। अभी तक जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल जानना चाहेंगी, तो एनी कॉन्टेक्ट डिटेल जो आप उनके साथ शेयर करना चाहें। हाँ जी, मैं अपना मैम फोन नंबर भी देना चाहूंगा जो है ओके। 7027038190। इसके अलावा एक और नंबर भी है 8168029497 और मेरा ईमेल आईडी भी अवेलेबल है जो कि पब्लिक डोमेन में भी है dr.bhuvanagpal@gmail.com और मेरी वेबसाइट है। आप गूगल पे जाके मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भुवन सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, बहुत इजीली वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। आप किसी को यूज कीजिए, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इजीली ले सकते हैं। और इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं वो भी आप इजीली जान सकते हैं। नाउ भुवन जी, एनी बुक यू वांट टू रेकमेंड, हमारी ऑडियंस को कुछ आप रेकमेंड करना चाहें, कोई भी किताब? ऑडियंस मैम, देखिए अगर पैथोलॉजिस्ट कम्युनिटी की है तो इन जनरल अगर आप करना चाहें कोई भी किताब। इन जनरल तो मैम जीत आपकी एक बुक है यू कैन विन, वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो पैथोलॉजी प्रोफेशन से हैं तो फाइनल डायग्नोसिस, ये कुछ बुक्स रहेंगी जिनको मतलब जो मेरी पसंदीदा बुक्स में से हैं। बाकी मैं और भी बहुत विषयों पे पढ़ता हूँ, तो अगर स्पिरिचुअली और वो सब देखा जाए तो ये मतलब फिलोसफिकल देखा जाए तो ये बुक मैं रेकमेंड करूँगा। ओके दोस्तों, भुवन सर की किताब अभी इन प्रोसेस है, बहुत जल्द ये अमेजोन पर रिलीज होने वाली है। सो जब ये बुक रिलीज होगी इसका अमेजोन लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, आप वहां से इनकी बुक को जरूर चेक कीजिएगा। आपको ये बुक फॉर श्योर पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू लिखा है और एक
एक नोबल नोटिस, एक नोबल काम को लेते हुए इन्होंने उस पर्सपेक्टिव से इस किताब को रचने की कोशिश की है। सो आई एम श्योर बहुत सारे जो इनसे फील्ड के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, इस फील्ड के जितने भी पर्सन हैं, उनको ये किताब बहुत पसंद आने वाली है। वो अपने आप को इससे कनेक्टेड फील करेंगे। सो इस किताब की हार्ड कॉपी खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप खुद पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, और बुक परचेस होने के बाद में इसके रिव्यूज जरूर डालिएगा अमेजोन के ऊपर। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑथर के लिए। नाउ भुवन सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपने व्यूज आपने शेयर किए, और आपने अपनी फील्ड का, अपनी फर्टिलिटी का इतना ज्यादा जो अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में आपने बातचीत की, वो क्या सोच रखती हैं और उनका फ्यूचर के बारे में आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आई थिंक मैम यही कहना चाहूंगा कि जो भी करें, जिस भी फील्ड में, डू इट विद कंप्लीट पैशन। तो आई थिंक पैशन और डेडिकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वही एक ड्राइविंग फोर्स रहेगी आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने की। और जो चीज आप चाहते हैं ना, कि आप सच में चाहते हैं कि उसको अचीव करना है, तो अगर उसमें प्रयास सही दिशा में है तो वो जरूर मिलती है। मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा सभी के लिए। और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू सो मच शालिनी। थैंक यू सो मच भुवन जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपके आगे आने वाले फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं राइटिंग के, उस पर हम जरूर बात करेंगे। दोबारा एक और सेशन आपके साथ जरूर रखेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। डे 17 फिनिश हो चुका है। 24 सेशंस आपके सामने आने वाले हैं टोटल। अब ज्यादा समय नहीं है इस सीजन को, तो इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ बार बार, क्योंकि अगर ये सीजन फिनिश हो जाता है तो आप अगले सीजन के लिए जो एंट्री करना चाहते हैं उसके आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो अगर आप इसी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं, एज एन ऑथर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किताब के बारे में इसी तरह से बातचीत करूं और उस राइटिंग जर्नी को दुनिया के सामने लेकर के आऊं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सो सीजन 11 के लिए अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, सो सीजन 10 के अंदर ही एनरोल हो जाइए, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ज्यादा सेशंस बाकी नहीं है, ज्यादा दिन बाकी नहीं है, ज्यादा मत सोचिए, एनरोल कर लीजिए इसी सीजन के दौरान, ताकि आपको बहुत कुछ नया मिल सके इस प्रोग्राम में, सीजन में आने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक फोन नंबर शेयर कर रही हूँ, आप वहां पर जाके डायल कीजिए और आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आकर के फेस टू फेस इंटरव्यू करना चाहते हैं, एक सेशन करना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हमने रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट। सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट, जहां पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आकर के आपको फुल सेटअप मिलेगा, स्टूडियो मिलेगा, बातचीत करने के सारे टेक्निक्स मिलेंगी, आपको सारी गाइडलाइन दी जाएंगी। आप यहाँ आकर के इजीली हमसे बात कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को हम टेलीकास्ट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। अगर आप अपनी बुक को या अपने प्रोडक्ट को एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसको एज अ ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमसे दोबारा से जुड़ेंगे। और अगर आप एज एन ऑडियंस हमसे जुड़े हुए हैं, तो सेशंस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 24 सेशंस आएंगे, सारे सेशंस आपको देखने हैं और आगे आने वाले सेशंस में भी आपको हमसे जुड़े रहना है। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मिलेंगे कल आपसे, कल एक नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।